स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट 2 वीडियोज़ में हम ट्रांसलेशन के 2 पार्ट्स देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ट्रांसलेशन के लिए मशीनरी क्या क्या चाहिए। तो डीएनए, तीनों टाइप के आरएनए मतलब एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एंजाइम्स, राइबोसोम एंड एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स 20 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S एंड यूकैरियोट्स के अंदर 80S राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज्ड टीआरएनए क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। टीआरएनए विद एमिनो एसिड, उसे हम एमिनो एसाइलेटेड टीआरएनए भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं टीआरएनए की चार्जिंग कैसे होती है। एमिनो एसिड का टीआरएनए के साथ अटैचमेंट जो है टीआरएनए चार्जिंग कहलाता है। सभी प्रकार के टीआरएनए जो होते हैं इनके 3' टर्मिनल पर एक सीक्वेंस पाया जाता है, वो होता है 5'CCA3'। यदि आपको क्लोवर लीफ मॉडल स्ट्रक्चर याद हो टीआरएनए की, तो वहाँ पर एक सीक्वेंस पाया जाता है 5' एंड पर 5'CCA3'। At this site, amino acid binds with the help of enzyme amino acyl tRNA synthetase। ये वो जगह होती है जहाँ पर कि एमिनो एसिड टीआरएनए से आकर के जुड़ता है। उसके लिए एक एंजाइम सहायता करता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। टीआरएनए की चार्जिंग 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एटीपी क्या करता है, एमिनो एसिड को एक्टिवेट कर देता है। This step is catalyzed by the specific activating enzymes called amino acyl tRNA synthetases। ये स्टेप किसके द्वारा होता है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा होता है। हर एक एमिनो एसिड के लिए एक डिफरेंट या सेपरेट टाइप का एंजाइम AARNA सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। एमिनो एसिड एटीपी की उपस्थिति में उसके लिए एक पर्टिकुलर आरएनए सिंथेटेज उपस्थित है। एमिनो एसिड जो है AMP में कन्वर्ट हो जाता है और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो एसिड टू द टीआरएनए। अब ये AAAMP कॉम्प्लेक्स जो है स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ रिएक्शन करता है और एमिनो एसिड जो है वो टीआरएनए पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि AMP और एंजाइम जो होते हैं वो पहले के जैसे ही फ्री हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाता है और जब ये एक्टिवेटेड एमिनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। इज दैट क्लियर? हम पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट एमिनो एसिड टीआरएनए जो होता है वो कौन सा होगा, एफ मैथ्योनिन टीआरएनए। क्योंकि हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, AUG। कभी कभी GUG हो सकता है, अदरवाइज AUG होता है। तो जब AUG स्टार्ट कोडोन के जैसे काम करता है तो उसके लिए एमिनो एसिड आता है फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन। और जब कभी भी AUG मिडल कोडोन के रूप में काम में आता है तब हमारे लिए एमिनो एसिड होता है ओनली मैथ्योनिन, ना कि फॉर्माइलेटेड मैथ्योनिन। फर्स्ट एमिनो एसिड टीआरएनए जो कि एफ मैथ्योनिन टीआरएनए होता है, जो कि एमिनो एसिड फॉर्माइल मैथ्योनिन है, ये टीआरएनए से जुड़ जाता है। ये क्या करता है, राइबोसोम की पी साइट पर आकर के जुड़ जाता है। देखो फर्स्ट डायग्राम अब आप देखते जाओ, अब डायग्रामेटिकली ये क्लियर होएगा। After this, the second amino acid tRNA attaches itself to A site on ribosome. In this way, polypeptide chain elongation begins. First diagram में आप देखो, फर्स्ट ऊपर की तरफ 5' to 3' जो एक mRNA दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कोडोन है AUG। AUG के लिए टीआरएनए कौन सा ला करके जोड़ देगा, यहाँ पर एमिनो एसिड एफ मैथ्योनिन। ये तो हो गया पी साइट पर। अब आ जाइए ए साइट पर। ए साइट पर सेकेंड एमिनो एसिड एंटर करेगा, मान लो सेकेंड कोडोन है AGA। तो इसके लिए दूसरा एमिनो एसिड जो होगा वो ए साइट से एंटर करेगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, ओनली फर्स्ट एमिनो एसिड जो होता है वो पी साइट से एंटर करता है। बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे ए साइट से एंटर करते हैं। अब क्या होगा, राइबोसोम जो होगा एक एक स्टेप या एक एक कोडोन जो होता है वो खिसकता जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, राइबोसोम जो होगा वो एक कोडोन जो होता है वो खिसक जाएगा यहाँ से, जिससे क्या होगा, एफ मैथ्योनिन जो होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, ए साइट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं चेन इलॉन्गेशन कैसे होएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन के इलॉन्गेशन के लिए कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर्स की आवश्यकता होती है जो कि TU एंड G होते हैं। EFTU क्या करता है, AA2 tRNA
के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और जीटीपी ये इनको कहाँ लेकर के आता है, राइबोसोम की ए साइट पर लेकर के आते हैं। राइबोसोम के ए साइट पर अब क्या हो जाता है, सेकेंड एमिनो एसिड टीआरएनए युक्त आ जाता है। एक बार जब AE2 टीआरएनए ए साइट पर आ जाता है तो जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, किसमें, जीडीपी, और EFTU रिलीज़ हो जाता है राइबोसोम से। EFTU जीटीपी कॉम्प्लेक्स जो होता है फिर से रिजनरेट हो जाता है, जो कि दूसरे फैक्टर्स की सहायता से होता है। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम का मेन रोल क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं। सक्सेसिव एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है। इस प्रकार से एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होते जाते हैं। अब जब पहला एमिनो एसिड आ गया पी साइट से, दूसरा एमिनो एसिड आ गया ए साइट से, तो हम देखते हैं कि पी साइट और ए साइट जो है राइबोसोम्स की दोनों जो होती हैं वो चार्ज टीआरएनए के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाती हैं। दोनों में ही एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सक्सेसिव एमिनो एसिड्स के बीच में ए साइट पर बनता है। इट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन एफ मैथ्योनिन एंड टीआरएनए। दिस इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम टीआरएनए डीएसाइलेज। अब फर्स्ट जो एमिनो एसिड होगा उसको ए साइट पर आने के लिए क्या होगा, वो एमिनो एसिड एफ मैथ्योनिन और टीआरएनए। एफ मैथ्योनिन पहला एमिनो एसिड है, टीआरएनए के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको टीआरएनए से अलग होना पड़ेगा, उसमें सहायता करता है टीआरएनए डीएसाइलेज। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले एमिनो एसिड का और दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप उनके बीच में बनता है, हमेशा ए साइट पर बनेगा। एंजाइम जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो होगा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद दोनों एमिनो एसिड्स जो होते हैं टीआरएनए से अब पी साइट बिकम अनचार्ज्ड और डीएसाइलेटेड एंड टीआरएनए एट ए साइट नाउ कैरीज ए स्मॉल प्रोटीन चेन हैविंग 2 एमिनो एसिड्स। अब जब एक स्मॉल पेप्टाइड चेन बन जाती है तो ए साइट जो है उस पर तो 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं और पी साइट जो होती है वो फ्री हो जाती है। दिस अकर्स इन 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम की 50s सब यूनिट में होता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, सक्सेसिव एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बिटवीन सक्सेसिव एमिनो एसिड्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ 23S rRNA इन द राइबोसोम्स। 23S rRNA जो होता है एक राइबोजाइम के जैसे कार्य करता है। अब है ट्रांसलोकेशन। पेप्टिडाइल टीआरएनए जो है कैरिंग 2 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट एट ए साइट इज नाउ ट्रांसलोकेटेड टू द पी साइट। ए साइट पर हमने देखा अब 2 एमिनो एसिड्स उपस्थित हैं, अब ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जैसे ही राइबोसोम एक कोडोन आगे शिफ्ट होएगा वैसे ही जो ए साइट है उसकी जगह पी साइट आ जाएगा और ए साइट जो होगी वो फिर से फ्री हो जाएगी। तो ये दोनों जो होंगे वो पी साइट पर ट्रांसलोकेट कर दिए जाते हैं। इस मूवमेंट को ही ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इलोंगेशन फैक्टर जो है जिसे EFG कहा जाता है ट्रांसलोकेशन को कंट्रोल करता है। दिस फैक्टर G कॉल्ड ट्रांसलोकेज। Hydrolysis of GTP provides energy for translocation and release of deacylated tRNA. Translocation also involves movement of ribosome along mRNA toward its 3' by a distance of 1 codon from first to second codon. ट्रांसलोकेशन में साथ साथ में क्या होगा, एक तो ट्रांसफ़र हो जाएगा ए साइट से पी साइट पर एमिनो एसिड्स का, साथ ही साथ राइबोसोम जो होगा एक कोडोन आगे खिसक जाएगा। दिस मूवमेंट शिफ्ट्स द डाइपेप्टिडाइल tRNA फ्रॉम ए टू पी साइट, जिसके कारण क्या होगा, जो tRNA चेन होगी वो पी साइट से ए साइट से पी साइट पर ट्रांसफ़र हो जाती है। इन एडिशन टू दीज 2 साइट्स पी एंड ए थर्ड साइट जिसे ई साइट कहा जाता है, एग्जिट साइट कहा जाता है, 50S राइबोसोम पर प्रेजेंट होती है। डीएसाइलेटेड टीआरएनए मतलब अब एमिनो एसिड तो वहाँ करके जुड़ जाएंगे, अब टीआरएनए का कोई काम नहीं है, तो डीएसाइलेटेड टीआरएनए ऐसा टीआरएनए जिससे कि एमिनो एसिड सेपरेट हो चुका है वो पी साइट से ई साइट पर आ जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। देन द थर्ड एमिनो एसिड charged on tRNA comes to lie in is now empty site A। अब थर्ड एमिनो एसिड जो होगा वो फिर से कहाँ से एंटर करेगा, ए साइट से एंटर करेगा। डाइपेप्टिडाइल चेन जो है उसमें 2 एमिनो एसिड जो कि पी साइट पर प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी, अब वापस से ए साइट पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर से तीनों एमिनो एसिड्स के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
3 अमीनो एसिड चेन जो होगी वो वापस से पी साइट पर ट्रांसलोकेट होती जाएगी। इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसमें 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये इलॉन्गेशन प्रोसेस लगातार चलता रहता है। प्रत्येक स्टेप में एक नया अमीनो एसिड ऐड होता जाता है। हर एक इलॉन्गेशन के बाद राइबोसोम जो होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में एक कोडोन जो है वो मूव कर जाता है। चेन टर्मिनेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास यदि स्टार्ट कोडोन है तो साथ साथ में स्टॉप कोडोन भी होते हैं। तो टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन जो होते हैं एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं, जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। स्टॉप कोडोन का क्या मतलब है? इनके लिए किसी भी प्रकार का एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है। सिंथेसिस स्टॉप व्हेन एलोंगेशन चेन कम्स अक्रॉस स्टॉप कोडोन ऑन ए साइड। जैसे ही ए साइड पर स्टॉप कोडोन को एंटर कर जाता है वैसे ही चेन टर्मिनेशन हो जाता है। स्टॉप कोडोन कौन से हैं? UAA, UGA और UAG। देयर इज़ नो टीआरएनए विच कैन बाइंड टू दीज कोडोन्स। कोई भी प्रकार का टीआरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है जो कि इन कोडोन को रीड कर सके, या इनके एंटीकोडोन यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको स्टॉप कोडोन कहा जाता है। जैसे ये एमआरएनए की चेन में आते हैं, चेन वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट। यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।